बेसिकली मैकेनिकल मेटलर्जी जो है ये दिस इज a response of materials to applied forces. रेफरेंस बुक हमारी टीचर है। इस डायग्राम में एक ये बार है, इस बार का यहाँ क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है कि ये गोल है और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स P लग रही है। अगर तो अब ये बार अपनी जगह खड़ी रहेगी, हिलेगी, क्या होगा इस बार के साथ? ये बार एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने का मतलब ये कि the resultant of all the forces acting on it will be zero. इसका मतलब ये है कि इस फोर्स को जो बाहर से लग रही है, अंदर कोई फोर्सेस होंगी जो कि रिपेल कर रही होंगी। ठीक है, उन फोर्सेस को देखने का तरीका क्या है, या उनका ये है कि किसी भी जगह से मैं एक सेक्शन ले लूं, इसका किसी भी जगह से इसका मैं सेक्शन ले लूं, तो मैं यहाँ पे ऐसी स्ट्रेसेस इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट प्लॉट करूंगा जो इस फोर्स को रेजिस्ट करें और इस बॉडी को, यानी इस पार्ट को जहां से मैंने काटा है उसको इक्विलिब्रियम में रखे हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस हैं, ये जो स्ट्रेसेस लग रही हैं, ये क्या है? ये इंटरनल स्ट्रेसेस हैं। ये मटेरियल के अंदर गुजर रही है। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जिस चीज की आपको कंसर्न है वो ये इंटरनल स्ट्रेसेस हैं। हम जब स्ट्रेस की बात करेंगे इस कोर्स में तो ये वाली स्ट्रेस नहीं होगी, बल्कि ये वाली स्ट्रेस होगी जो मटेरियल में स्ट्रेन क्रिएट करेगी, वो ये वाली इंटरनल स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, दिस इज फोर्स जो है क्या है? इंटीग्रल ऑफ द स्ट्रेस ओवर एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। ऑब्वियसली कि अगर मैं ये जो स्ट्रेसेस लग रही हैं इनका मैं इंटीग्रल ले लूं इस एरिया पे जिस पे ये लग रही है, तो नेट इसका सम जो होगा वो क्या होगा? वो फोर्स होगी जो इंटरनल फोर्स होगी। अब इंटरनल फोर्स को नापने का कोई तरीका नहीं है, कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गैजेटरी शायद कुछ कर दे थोड़ा बहुत, लेकिन नॉर्मली इनको हम नहीं नाप सकते। इंटरनल स्ट्रेसेस को हम नहीं नाप सकते। हम नाप किसको सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं स्ट्रेन्स को। स्ट्रेन्स को हम मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेसेस को हम मेजर नहीं कर सकते। और जब ये स्ट्रेन छोटी होती हैं और स्मॉल डेफॉर्मेशंस, जब छोटी डेफॉर्मेशन होती है, चेंजेस छोटे होते हैं, ये डेल्टा जो है ये छोटा जब होता है, तो फिर स्ट्रेसेस कैन बी टेकन एज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन्स। ये चीजें स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये सब चीजें कब एप्लीकेबल होती है? जब हम एज्यूम करें कि हमारी ये बॉडी जो है ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये होमोजीनियस है। मैं यहाँ से सैंपल लूं, यहाँ से सैंपल लूं, यहाँ से सैंपल लूं, मेरे पास जो स्ट्रेसेस एक्सटर्नल लग रही है वही उस सैंपल पे रिफ्लेक्ट करेगा। ये आइसोट्रॉपिक हो, इनकी प्रॉपर्टीज बिहेवियर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक जैसा हो, तो फिर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, फिर ये अप्लाई होते हैं। जहां इनमें से डिविएशन आती है इन assumptions में, आइसोट्रॉपी में फॉर एग्जांपल, वहां फिर मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वहां रूल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर ये चीजें वैलिड है मोरलेस। ये चीजें मोरलेस मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर ये वैलिड है। माइक्रोस्कोपिक स्केल पे वेरिएशन होती है इनमें। ग्रेन्स के अंदर ग्रेन बाउंड्री पे एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन में ओरिएंटेशन के साथ, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस।
अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो बॉडी के अंदर की इंटरनल फोर्सेस जो थी वो क्या हुई, उन्होंने रिएक्ट किया इस एक्सटर्नल फोर्स को, और अब उस इंटरनल रिएक्शन की वजह से स्ट्रेस पैदा हुए बॉडी के अंदर। ये भी हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो, इंटरनल फोर्सेस भी लग रही हो। और दो कॉमन एग्जांपल्स जो है वो थर्मल स्ट्रेसेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इन दोनों से वाकिफ हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस से वाकिफ होंगे। जो अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर का अगर फर्क है तो फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीकों से ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। थर्मल स्ट्रेसेस ये कि एक मैं मोटे से किसी कंपोनेंट को पिंच करूं तो जो बाहर की चीज है वो पहले सिकुड़ जाएगी, अंदर की बाद में सिकुड़ेगी। थर्मल स्ट्रेसेस क्रिएट होंगी ट्रीटमेंट की वजह से। तो जो स्ट्रेंस को मेजर करता हूं तो मैं स्ट्रेसेस के मुताबिक अंदाजा लगाता हूं। तो इसको मेजर करने के लिए ये पॉपुलर फेज ये डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो आप इन चीजों से फेमिलियर है। प्रॉब्लम अब हमने ये करना है कि हमने थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को और कॉन्सेप्ट्स को अलाइन करना है हमने। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम O से A तक अगर आ रहे हैं और यहाँ से अगर O से A से हम वापस आ जाएं तो हमें ओरिजिनल डायमेंशन मिल जाएगी। हम इसको कहते हैं कि ये इलास्टिक रेंज है। जैसे जैसे हमारी गैजेटरी सेंसिटिव होती जाती है नापने की, हमें पता चलता है कि जिसको हम इलास्टिक समझ रहे हैं उतना इलास्टिक नहीं है। तो जिसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, चीजों की जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट की वो हमें बताती है कि इलास्टिक रेंजेस जो हैं वो इतनी नहीं होती। लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इंजीनियर्स हैं तो हमें इससे काम है कि चीजों का जो यूजफुल एप्लीकेशन है हमें उससे कंसर्न है। तो हमारे लिए इतना काफी है कि हमें कोई इंडिकेशन हो कि जी बस इतनी हद तक तो अगर मटेरियल में डेफॉर्मेशन हो जाए तो गुजारा है, लेकिन इससे आगे नहीं, इसको हम इलास्टिक समझ ले कि वापस आ गया। तो 0.002 स्ट्रेन विच इज 0.2% स्ट्रेन। हम कहते हैं कि अगर मटेरियल में इतना थोड़ा सा स्ट्रेन, इतनी थोड़ी सी चेंज आई है तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसकी इलास्टिक रेंज है। और इस स्ट्रेस को फिर हम यील्ड स्ट्रेस का नाम दे देते हैं कि यहाँ यील्डिंग मटेरियल की, डेफॉर्मेशन मटेरियल की हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि यहाँ से ऑनवर्ड होगी। ठीक है, इन जनरल जब वापस आके जो कुछ भी चेंज होगा दैट चेंज इज कॉल्ड परमानेंट स्ट्रेन या ऑफसेट, इसकी टर्म है। जो यहाँ ग्राफ दिखाया गया है ये प्रैक्टिकल ग्राफ है एल्यूमिनियम या कॉपर सिस्टम का फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस जगह का जो स्लोप है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि फर्ज करें मैंने एक मटेरियल पे इतना स्ट्रेन लगाया, यहाँ पे इतना लगाया, ठीक है ना। अब वो कितना अपनी शक्ल बदल रहा है। अगर वो शक्ल अपनी इतनी बदल रहा है तो उसका मॉड्यूलस कुछ और होगा, ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा हो जाएगा। और अगर वो अपनी शक्ल इतनी बदल चुका है तो उसका मॉड्यूलस इस स्लोप के हिसाब से होगा। तो अहमियत क्या हुई? स्टिफनेस की, कि मटेरियल कितना अपनी शक्ल बदलने को रेजिस्ट कर रहा है। तो जितनी शक्ल बदलना रेजिस्ट करेगा लोड लगाने पे, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है। हवाई जहाजों की विंग जो है वो जब स्ट्रेसेस लग रही होती हैं और डिफॉर्म हो जाए तो एरोडायनामिक्स चेंज हो जाएगी, गाड़ियों के साथ भी होगा। ठीक, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या करती है? यहाँ से जब इलास्टिक से हम आगे जाते हैं तो फिर क्या होता है, मटेरियल में परमानेंट चेंज आने शुरू हो जाते हैं। अब देखें, यहाँ से मैं अगर एक्सीड करूं, मैं यहाँ से स्ट्रेस को बढ़ाऊं तो क्या होगा मटेरियल में ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई, लेकिन उसके साथ साथ मटेरियल जो था वो स्ट्रेन हार्डन्ड हो गया। स्ट्रेन हार्डन्ड, उसने क्या किया, उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। जो स्ट्रेसेस लग रही थी इनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये कब होगा? जब मटेरियल डक्टाइल होगा। तो अब क्या मैं अब
पहले डिफॉर्म हो गया था इस स्ट्रेन पे, अब मैं इतना स्ट्रेन लगाऊंगा डिफॉर्म होगा, अब नहीं होगा। अब मुझे डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी होगी। दूसरे लफ्जों में कि अगर मैंने यील्ड से एक्सीड भी कर लिया है तो मटेरियल टूटेगा नहीं, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा। और अगली दफा अब मुझे ज्यादा ताकत लगाऊंगा तो फिर वो शक्ल बदलेगा, और जैसे ही लगाऊंगा थोड़ी सी शक्ल बदलेगा और फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लास्टिक डेफॉर्मेशन स्ट्रेन हार्डन्स, ठीक है। स्ट्रेस इज टू बी इंक्रीज टू फर्दर डिफॉर्म। ये कैपेबिलिटी जो है, इसकी वजह से डक्टिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल। इसीलिए हम ये टेस्ट करते हैं, हम सिर्फ यही नहीं देखते कि इसकी यील्ड कितनी है, इसकी यूटीएस कितनी है, डक्टिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी क्या करती है, मटेरियल को उसकी यील्ड से आगे जाने के बाद भी उसको वो जिंदा रखती है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। अल्टीमेट क्लियर है कि यहाँ के बाद फिर अब ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल ले रहा है, और इसके बाद इससे ज्यादा स्ट्रेस मटेरियल नहीं ले सकते। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ तक तो ये हो रहा है कि मटेरियल खिंच रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, तो वो पतला हो रहा है, डाया उसका कम हो रहा है, राउंड है। यहाँ इसके बाद अब यूनिफॉर्म डाया राउंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर नेकिंग शुरू हो जाती है। नेकिंग का क्या मतलब है कि किसी एक जगह से डाया पतला होना शुरू हो गया। अब डाया पतला होना शुरू हो गया तो कंटिन्यू करने के लिए वही स्ट्रेस मुझे अब उतनी लोड नहीं चाहिए, अब कम लोड पे ये हो जाएगा। तो ओरिजिनली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अगर मैं स्ट्रेस को इनिशियल लेंथ के साथ या इनिशियल डाई के साथ कंपेयर करता हूँ तो फिर मेरी जो स्ट्रेस है वो यहाँ पे कम शुरू होती है। यह है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, अल्टीमेटली फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक, हम ये देख चुके हैं कि जो हमारा लोड है वो इंटीग्रल ऑफ स्ट्रेसेस ओवर ए गिवन एरिया है, और अगर हम एज्यूम कर लें कि हम कोई एवरेज वैल्यू ले रहे हैं स्ट्रेस की कोई एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, तो फिर ये सीधे सीधी सी क्वेश्चन ये आ जाती है। और इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो इलास्टिक कांस्टेंट या यंग्स मॉडुलस कहलाता है। प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली ये है कि स्ट्रेस जो है वो मटेरियल के अंदर या ओवर एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होती। उसकी कई वजूहात हैं कि स्ट्रेन हर जगह पे जैसी नहीं होती। जब स्ट्रेन नहीं होगी तो स्ट्रेस भी नहीं होगा। एनाइसोट्रॉपी बिटवीन द ग्रेन्स, दो ग्रेन्स जो है उनकी डायरेक्शन फर्क है, डायरेक्शन के साथ उनकी स्ट्रेन्स फर्क होंगी। मटेरियल में एक से ज्यादा फेजेस होते हैं, आप रेयरली कोई ऐसा मटेरियल आप इस्तेमाल करेंगे जो सिंगल फेज होगा। बार में नॉट बी स्ट्रेट, जिसपे लोड लग रहा है वो भी बार जो होगी परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होगी, सेंट्रली लोडेड नहीं होगी, लोड जो होगा ऑफ सेंटर्ड हो सकता है। एब्रप्ट चेंजेस इन क्रॉस सेक्शन जो कि टेंसाइल सर्कल में जैसे होते हैं, ये स्ट्रेस रेजर्स होते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन की जगह है। कि वो सारी चीजें हैं जो ये कहती हैं कि ये जो एजम्पशन है और ये वाली इक्वेशन का एप्लीकेबल होना वो जस्टिफाइड है, और ये एजम्पशन जो है वो अप्रोक्सीमेट है। ठीक, ये तो था स्ट्रेस। स्ट्रेन की भी बात अब कर लें कि इलास्टिक रेंज में स्ट्रेन्स बहुत कम होते हैं। इलास्टिक रेंज में हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रेन्स स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है। चुनाचे हम देख लेते हैं कि एक गिवन इनिशियल लेंथ पे ऑन एवरेज टोटल चेंज इन लेंथ कितना आया है। अगर मेरे विद इन दैट रेंज कोई एवरेज वैल्यू हम इसकी ले रहे हैं तो एवरेज स्ट्रेन जो है क्या है कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल। हमने इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यूज थी उनको डिसरिगार्ड किया है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है कि जो स्ट्रेन है उसकी यहाँ हमने एवरेज वैल्यू ले ली है। और ये कहाँ ट्रू है? ये ट्रू है जहां पर के
मॉड्यूलस इलास्टिसिटी प्रिवेल करता है, इलास्टिक रेंज में ये ट्रू है। क्यों ट्रू है ऑलमोस्ट? इसलिए कि स्ट्रेन्स हमारे छोटे हैं, छोटे स्ट्रेन्स में ये चीज एप्लीकेबल है। फेलियर एनालिसिस की क्लास है, तो अब हमने ये देखना है कि जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उसका फेलियर से क्या ताल्लुक है। मटेरियल कैन बी डक्टाइल और ब्रिटल अंडर द गिवन लोड। ठीक हो गई जर्नल बात। और डक्टिलिटी क्या है? एबिलिटी टू प्लास्टिकली डिफॉर्म एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द लोड। जैसे लिखा है एडुकेट डक्टिलिटी अलाउज मटेरियल टू रीडिस्ट्रीब्यूट लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस। ठीक, लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस। Localized stresses continue to build up in brittle material since no yielding. अब एक ब्रिटल मटेरियल है, उसमें जब हम जोर लगा रहे हैं, स्ट्रेस किसी जगह पड़ रही है, तो वो स्ट्रेस जो है वो क्या होगी? वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी और वहीं पे पड़ती रहेगी और वहीं से मटेरियल क्रैक हो जाएगा। क्रैक फॉर्मेशन एट द लोकेशन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। डक्टाइल में क्या होगा कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन बेशक हो, क्रैक हो बेशक, लेकिन ये कि वो एक लोकलाइज जगह के मुकाबले में स्ट्रेसेस जो हैं वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। जो अभी हम बात कर रहे हैं डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस की, तो ब्रिटलनेस हम ये नहीं कह सकते किसी मटेरियल को कि ये मटेरियल ब्रिटल है। दिस इज नॉट ए एब्सोल्यूट मटेरियल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे टंगस्टन इज ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे टंगस्टन ब्रिटल है, वो उसका बिहेवियर इसके करीब है, इस ऐसे डक्टिलिटी नहीं है, बट इट शोज डक्टिलिटी एट हाई टेम्परेचर। इसी तरह से कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो टेंशन में ब्रिटल होते हैं लेकिन कंप्रेशन में डक्टाइल है। कास्ट आयरन कंप्रेशन में बहुत ज्यादा लोड ले लेता है, डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर बट ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। ये आपने डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन पढ़ा है। दूसरा ये कि डक्टाइल होते हैं लेकिन अगर स्ट्रेन रेट चेंज, स्ट्रेन रेट का क्या मतलब है कि जोर से मैं खींच रहा हूं, मेरा जो स्ट्रेन पर यूनिट टाइम क्या है, तो उस सूरत में वो ब्रिटलनेस शो कर देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ नॉचेस वो ब्रिटलनेस शो कर देते हैं। कंसीडर वो बेसिकली डक्टाइल होते हैं। ठीक, तो एक टिपिकली ब्रिटल मटेरियल कास्ट आयरन का ये ग्राफ है और एक आइडियली ब्रिटल मटेरियल का है जिसमें कि थोड़ी बहुत मामूली सी एक छोटी सी डक्टिलिटी है इसके अंदर, और ये टिपिकल डक्टाइल मटेरियल है। कमिंग टू द फेलियर्स, केस में डक्टाइल मटेरियल्स में फेलियर्स किस किस्म के हो सकते हैं? देखिए ये वाला इलाका कौन सा है? ये इलास्टिक डेफॉर्मेशन का इलाका है। यहाँ पे फेलियर हो सकता है या नहीं हो सकता? मटेरियल नहीं टूटा है अभी, कोई जवाब देगा? इस जगह पे फेलियर हो सकता है या नहीं? इस जगह पे अगर मैं लोड लगा रहा हूं तो मटेरियल क्या हो रहा है? डिफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा? डिफॉर्म हो रहा है तो डायमेंशन चेंज हो रही है या नहीं? चेंज हो रही है। तो जब मैंने कंपोनेंट बनाया था तो मैंने गिवन डायमेंशंस का बनाया था, अब डायमेंशन चेंज हो गई। तो क्या है? एक्सेसिव इलास्टिक डेफॉर्मेशन अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता लोड लगा है, ये कोई शॉक नहीं लगा। तो मिसाल के तौर पर एक लंबी शाफ्ट है जो बेरिंग के अंदर रोटेट कर रही है, तो अगर लंबी है तो अपने वजन की वजह से, लोड की वजह से डिफॉर्म हुई। अब वो बेरिंग में क्या करेगी? वो वेयर क्रिएट करेगी ड्यू टू दिस डिफॉर्मेशन। तो दिस कैन बी ए कॉज ऑफ, मिसाल है ये, कॉज ऑफ अ फेलियर। ये तो वो था जो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, जो वक्त के साथ साथ लगता रहा, डिफॉर्मेशन होती रही। सडन एक्सेसिव डिफ्लेक्शन लाइक बकलिंग, कि कोई चीज है उस पर एकदम से लोड लगा और वो बकल हो गई, चेंज इन शेप हो गई। इट रेयरली रिजल्ट्स इन फ्रैक्चर। डक्टाइल मटेरियल में
अगर एकदम से भी लोड लगा है तो रेयरली रिजल्ट्स इन फ्रैक्चर। होता क्या है कि डायमेंशन चेंज हो जाती है, चेंज इन ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट। और टूटता क्यों नहीं, इसलिए कि स्ट्रेन हार्डन हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये स्ट्रेन हार्डन हो जाता है, ये डिफॉर्म होता है तो स्ट्रेन हार्डन हो जाता है, फिर ज्यादा लोड चाहिए उसको टूटने के लिए। इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अब मेरे पास ये मुझे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि एक्सेसिव डेफॉर्मेशन का शक है मुझे, तो मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं? कंट्रोल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से करूं। वो कैसे कंट्रोल करूंगा मॉड्यूलस से? वो इस तरह कंट्रोल करूंगा कि या तो मैं मटेरियल, मॉड्यूलस जो है स्टील के साथ नहीं चेंज हो सकता। नॉर्मली जितनी भी स्टील है उनका मॉड्यूलस करीब करीब है, एल्यूमिनियम एलॉयज है उनका मॉड्यूलस करीब करीब है। तो मैं अपने मटेरियल की कैटेगरी चेंज कर दूं, या क्या चेंज करूं, या मैं अपना डिजाइन चेंज कर दूं, या अपना मैं ज्योमेट्री चेंज कर दूं उसके कंपोनेंट की। तो कंट्रोल बाय मॉड्यूलस रादर देन यील्ड, और इस पे कंट्रोल बहुत कम है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे कंट्रोल नहीं है कोई। We need to change the shape or increase the cross section। ठीक। दूसरी किस्म का फेलियर, ये डक्टाइल मटेरियल्स की बात हो रही है कि एक्सेसिव प्लास्टिक डेफॉर्मेशन। यहाँ तो इलास्टिक थी ना, ये तो इलास्टिक में था, नाउ वी मूव टू प्लास्टिक डेफॉर्मेशन। यहाँ का ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि यहाँ पर प्लास्टिक डेफॉर्मेशन जब मटेरियल में होती है तो मटेरियल टूट के फेल नहीं होता। मटेरियल रेयरली फ्रैक्चर्स बिकॉज मटेरियल स्ट्रेन हार्डन्स एज इट डिफॉर्म्स एंड हाई स्ट्रेसेस आर रिक्वायर्ड टू फर्दर डिफॉर्म इट। ठीक, इसकी मिसाल भी बहुत सी हैं। ये तो टिपिकल ये है कि हमारा लोड एक्सीड कर गया तो क्रेन की जो ऊपर रोप्स होती हैं, स्टील रोप्स होती हैं, वो डिफॉर्म होती हैं और उनमें से एक एक करके तार टूटने लगती है। वो टूटी हुई तार नजर आती है, इंडिकेशन होती है कि मसला है। जो ओवरहेड क्रेन्स होती हैं उनकी जो रोप्स होती हैं उनके साथ भी उनकी इंडिकेशन यही होती है। ये खतरनाक चीजें हैं। ये वाली चीज जो ये कंट्रोल होती है यील्ड के साथ, ये यील्ड स्ट्रेस के साथ कंट्रोल होती है। और जो यूनिएक्सियल लोडिंग है, सिंपल एक सीधी सी, उसमें हम इसको यील्ड के साथ क्राइटेरिया बना सकते हैं कि यील्ड इसकी कितनी है। और अगर कॉम्प्लेक्स लोडिंग है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, तो यील्ड क्राइटेरिया जो होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। वो वॉन मिसेस वाली चीजें हैं, ट्रेस्का और वॉन मिसेस, तो वो प्रॉब्ली अगर हिम्मत हुई वहां तक रिपीट करने की तो शायद चौथा लेक्चर होगा वो। और लेकिन उस केस में भी यील्ड इज स्टिल ए क्राइटेरिया। यील्ड जो है उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन कैसे एप्लीकेबल होगा उसका क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करना होता है। ये सारी चीजें क्या है, जो स्ट्रेन हार्डनिंग है ये रूम टेम्परेचर पे तो हो जाती है, हाई टेम्परेचर पे नहीं होने हो सकती। हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या है कि डिसलोकेशंस का जंगल बन रहा है। हाई टेम्परेचर पे क्रीप ये नहीं होने देता, हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमेना नहीं होता। तो वो उसके लिए फिर क्रीप के क्राइटेरिया लगते हैं। तीसरा फेलियर, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक रिजल्ट्स इन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और डिसकंटिन्यूटी। सीधा सा फ्रैक्चर हो जाए, सीधा सा फ्रैक्चर हो जाए। और डक्टाइल मटेरियल्स में ये चीजें रेयर होती हैं, लेकिन होती हैं डक्टाइल मटेरियल्स में। और हम 3 किस्म की चीजें पढ़ेंगे। पहला तो है सडन ब्रिटल फेलियर, ये क्या है, ये मटेरियल टूट गया। दूसरा है फटीग फेलियर, मटेरियल टूट गया। और डिलेड फेलियर। ठीक है, क्योंकि आप लोग ये चीजें अब पढ़ चुके हैं तो आपकी ज्यादा आसानी से समझ आएंगी। सडन ब्रिटल फेलियर, ductile materials may fail in brittle fracture under some conditions। और उसमें एक है डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर से अगर नीचे। टिपिकल मिसाल थी टाइटैनिक की।
हाई लोडिंग रेट्स, हाई लोडिंग रेट्स, अगर स्ट्रेन रेट्स मेरे बहुत ज्यादा हों तब भी सडन ब्रिटल फेलियर होगा। कॉम्प्लेक्स लोडिंग इन केस ऑफ ए नॉच, ठीक। अब ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा फेमिलियर है आप लोगों के लिए। और इन चीजों को स्टडी करने के लिए जो टूल है फ्रैक्चर मैकेनिक्स इज ए पावरफुल टूल, कि जहां नॉच हो या जहां पे बेसिकली वो फिनोमेना रोल प्ले कर रहे हैं हो जो कि ब्रिटल फेलियर में होते हैं, जहां क्रैक की प्रोपगेशन हो, तो उसके लिए फ्रैक्चर मैकेनिक्स है। प्रोबेबली हम रिपीटिशन में वहां तक शायद ना जाएं। फटीग फेलियर मोस्ट फ्रीक्वेंट है, और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस जनरेट माइन्यूट क्रैक्स at discontinuities taken as stress razors well below the yield। देखिए ये फिनोमेना फेलियर तो टेंसाइल टेस्ट में यहाँ हो रहा है ना, लेकिन ये जो फेलियर है फटीग का वो इस जगह हो रहा है, ये वेल बिलो द यील्ड। यहाँ भी हो सकता है लो साइकिल फटीग में, लेकिन हाई साइकिल फटीग में इट इज विद इन द इलास्टिक रेंज। मटेरियल फेल्स विदाउट एनी साइन ऑफ यील्डिंग, दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है। फटीग में हमारे पास जो तस्वीर नजर आएगी वो क्या होगी, ऐसी होगी जैसे ब्रिटल फेलियर हुआ है, फ्लैट सरफेस है, कोई डक्टिलिटी शो नहीं करेगा फटीग फेलियर, मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर, नो यील्डिंग, कॉज्ड बाय लोकलाइज्ड क्रिटिकल स्ट्रेसेस। अच्छा है क्या, क्रैक जब आगे बढ़ा है तो ये तो नहीं हो सकता ना कि इस स्ट्रेस पे क्रैक आगे बढ़ जाए, तो लोकलाइज जगह पे तो क्रैक क्रिटिकल स्ट्रेस से एक्सीड किया है उसने, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट इट, इट इज डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट, इसकी मैथमेटिक्स या इसकी जो फिजिक्स है वो मुश्किल है, इसलिए डिजाइन इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स फटीग में और बेस्ड ऑन नॉमिनल स्ट्रेसेस। नॉमिनल स्ट्रेसेस नॉर्मली इसी रेंज में होती है। डिलेड फेलियर की मिसाल स्ट्रेस रप्चर विच इज क्रीप और हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, ठीक है। डिलेड फेलियर जो कि टाइम लेते हैं फेल होने में, उसके साथ साथ क्रैक होता है। इसकी बेस पे हम डिफाइन करते हैं वर्किंग स्ट्रेसेस को, और वर्किंग स्ट्रेसेस जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए बेस होता है यील्ड और ब्रिटल के लिए होता है यूटीएस। इन दोनों के साथ एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है वर्किंग स्ट्रेसेस। और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको एस्टैब्लिश करती हैं, जहाँ ह्यूमन लाइफ का रिस्क ज्यादा हो, जैसे मैंने मिसालें दी वो रेड क्रेज के रोप्स या लिफ्ट की जो ऊपर के जो रोप्स हैं जिस पर टंगी होती है, तो जहाँ ह्यूमन लाइफ रिस्क पे हो वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा। नॉर्मली मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए ये फैक्टर कम होता है, क्योंकि इन एप्लीकेशन में वजन क्रिटिकल है, क्योंकि मोबिलिटी शुड बी हाई, और वजन जितना कम होगा उतनी मोबिलिटी हाई होगी। बॉडी अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ये याद रखिए कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ये इसके रूल्स लगते हैं जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, जब नेट फोर्स उस पर जीरो हो। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये कि इंटरनल फोर्सेस रेजिस्ट कर रही हैं इन एक्सटर्नल फोर्सेस को। अब मैं किसी भी जगह पे किसी एक बॉडी का क्रॉस सेक्शन ले लूं जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, क्रॉस सेक्शन में क्या होगा कि जो बॉडी का पार्ट इसके नीचे है उसके ऊपर एक नेट फोर्स मुझे नजर आई जो इस एलिमेंट पे किसी भी एंगल में होगी। मैंने क्या किया, बॉडी ली, इस पे कई फोर्सेस थी, कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया रैंडम, तो अब उस क्रॉस सेक्शन की जो कोई भी सरफेस एलिमेंट ले लूं उस पे एक नेट फोर्स नजर आएगी जो किसको बैलेंस करेगी, जो अप्लाइड फोर्सेस अब इस पार्ट पे लग रही है। एक आधा पार्ट है ना बॉडी का, तो एनी सेक्शन ऑफ द बॉडी नेट फोर्स P is acting at an angle to the area on which it is acting। तो जिस एरिया पे ये एक्ट कर रही है ये P होगा एक नेट फोर्स जो बैलेंस कर रही है बाहर से लगने वाली फोर्सेस को इसके ऊपर, और ये किसी एंगल पे है। नॉर्मली एंगल पे जो फोर्सेस लगती हैं उनको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो परपेंडिकुलर इसके और इसके पैरेलल है,
परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं और जिसके अलोंग होगी सरफेस उसको शेयर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, रिजॉल्व्स इनटू नॉर्मल एंड शेयर कंपोनेंट्स। तरीका उसका यही है कि एक प्लेन यहाँ ले लिया, इसका देखा साया यहाँ गिर रहा है तो ये एक एंगल इसका थीटा आ गया, और जहाँ साया गिर रहा था उस साये का एंगल फाई आ गया, और उसको फिर जो फाई के मदद से एक्स और वाई कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। ये मैंने एरिया के लिए किया था। अगर मैं यहाँ एक वॉल्यूम ले लूं तो हर सरफेस के ऊपर इस तरह से मेरे पास क्या आ जाएंगी, मेरे पास अलोंग द प्लेन फोर्सेस आ जाएंगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ जाएंगी। अब हम फोर्सेस की हमने बात की है तो हम आप बात कर लें जो कि परपेंडिकुलर फोर्स है वो क्या करेगी, वो हमें देगी चेंज इन डायमेंशन ओवर ए डायमेंशन। और इस चीज को अगर मैं बहुत एक्यूरेटली देखूं तो चेंज इन डायमेंशन कौन सी डायमेंशन के साथ कंपेयर करूंगा, रियल टाइम में जो डायमेंशन है, ओरिजिनल नहीं, रियल टाइम में। तो क्या है, ये एल अब मेरे पास अब वेरिएबल है। जब ये एल वेरिएबल है मेरे पास तो इंटीग्रल जो होगा आप लॉग ऑफ फाइनल लेंथ ओवर इनिशियल लेंथ हो जाएगा। ये फॉर्मूला अब स्ट्रेन का फर्क हो गया या नहीं, ट्रू स्ट्रेन का। लेकिन लकीली क्या है कि छोटे स्ट्रेन के लिए ये दोनों फॉर्मूले, ये वाला और पहला वाला, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ एवरेज, ये दोनों छोटे स्ट्रेन्स के लिए ये एक ही रिजल्ट देते हैं ऑलमोस्ट। ठीक, लेकिन फर्क कहाँ डलेगा, फर्क डलेगा जहां प्लास्टिक डेफॉर्मेशन हो। इलास्टिक में तो स्ट्रेन्स छोटे होते हैं ना, ऑलमोस्ट चिपका हुआ होता है, वो जो वर्टिकल एक्सिस जो नजर आ रहा है, कर्व जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला रीजन जो नजर आ रहा है, तो प्लास्टिसिटी में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो हो गई किसकी बात, ये लीनियर एलिमेंट की बात हो गई। जो एंगुलर एलिमेंट है वो क्या करता है, वो शेप चेंज करता है कि कोई एक लेंथ h है मेरे पास, ये इस h को अगर मैं अलोंग द सरफेस लोड लगेगा तो मेरी सरफेस खिसक जाएगी कोई पैरामीटर a। तो ये जो a ओवर h जो है मुझे दिखाएगा क्या चीज, शेयर स्ट्रेन। मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं स्ट्रेस से स्ट्रेन में आ रहा हूँ, तो इसको मैं tan थीटा कह सकता हूँ। और अगर ये स्ट्रेन छोटा होगा तो tan थीटा के बराबर रेडियंस में अगर मेजर कर रहा हूँ तो मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। ठीक, ये एक मिसाल है जिसमें हमने क्या किया है कि जो शेयर स्ट्रेन है इसके लिए हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर डेफॉर्मेशन पे हम ये देख रहे हैं कि ये ग्रेन बाउंड्री जो है इसको कितना शेयर स्ट्रेस लगे तो ये ग्रेन बाउंड्री जो है ये क्रैक हो या स्लाइड हो। ठीक, ये स्लाइडिंग हो रही, ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग, शेयर लोड लग रहा है इसके ऊपर। तो ये उसका गिवन फॉर्मूला है। इसके पहले यूनिट्स यहाँ चेक किए हुए हैं और फिर इनकी वैल्यूज को डाल के ये स्ट्रेन निकाला हुआ। ये मिसाल है, ये एक एग्जांपल है फ्रॉम डीटर। ठीक, हम अब आ रहे हैं इसकी तरफ। अब हम आ रहे हैं कि यूनी एक्सियल लोड लगा था, ये एक बॉडी थी, इस पे यूनी एक्सियल लोड लगा था लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो क्या होगा, बॉडी इस डायरेक्शन में खींचेगी। जब इस डायरेक्शन में खींचेगी तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में तो खींचेगी ना, तो बाकी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये सिकुड़ेगी। तो इन डायरेक्शन से मटेरियल जो होगा वो लेटरल डायरेक्शन में भी डिफॉर्म हो रहा है। सिर्फ ये नहीं हो रहा कि जिधर लोड लग रहा है वहां डिफॉर्म हो रहा है, लोड तो मैं इधर लगा रहा हूँ लेकिन डेफॉर्मेशन बाकी दोनों डायरेक्शंस में भी हो रही है। ये पॉइसन्स रेशियो हमें ये बताता है कि लेटरल डायरेक्शन में मटेरियल कैसे डिफॉर्म होगा। ठीक, फर्ज कीजिए कि मैंने एक मटेरियल, मेरा ब्लॉक था, इसको मैंने यूं खींचा। जब मैंने, मेरे पास ओरिजिनल जो डायमेंशंस थी वो ly, लेंथ y, लेंथ z और लेंथ s थी। जब मैंने इसको खींचा तो क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में ये इसकी लेंथ डेल्टा l बढ़ गई, तो आधी इधर आधी उधर। इसी तरह से ये z डायरेक्शन, इसी तरह से ये y डायरेक्शन में। ठीक, ये चेंज हुआ है, एक डायरेक्शन में लोड लगा है, चेंज तीनों डायरेक्शन में हुई है, लेंथ तीनों डायरेक्शन में चेंज हुई है। तो चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ क्या होगा,
स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन इन वाई, स्ट्रेन इन जी। देखें यहाँ ये खिंच रहा है, ये लंबा हो रहा है, ये एलोंगेशन है, और यहाँ ये सुकड़ रहा है या नेगेटिव स्ट्रेन है इन दोनों डायरेक्शंस में। सही। ये लोड अप्लाई हुआ था लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। आइसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या हुआ, हम एज्यूम करते हैं कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल में, इलास्टिक मटेरियल में जो अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो वाई और जी में जो स्ट्रेन्स हैं वो बराबर होंगे, ठीक है, और दे आर प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इन द लॉन्ग। दूसरी चीज क्या हम कर रहे हैं, हम बेसिकली इन डायरेक्शंस के स्ट्रेन को इस डायरेक्शन के स्ट्रेन से लिंक अप कर रहे हैं कि ये वाले स्ट्रेन जो हैं वो इस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, जितना एक्स खिंचेगा उतना जी सिकुड़ेगा, ये प्रोपोर्शनल है। और ये जो रेशियोज हैं कि इतना सिकुड़ना इसके खिंचने के साथ, इसका सिकुड़ना इसके खिंचने के साथ, ये मटेरियल कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टेल्स अस हाउ द मटेरियल डिफॉर्म्स व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। ठीक है, ये बॉडी टेंसाइल सैंपल है। इसमें अगर हम एक छोटे से एलिमेंट में चले जाएं तो हमारे पास ये वो जो कांस्टेंट था ये वो आ गया, और ये तो स्ट्रेस स्ट्रेन का था, और यहाँ एक्स डायरेक्शन वाई के साथ लिंकअप हो गई। देखिए यहाँ पे स्ट्रेन मौजूद है लेकिन स्ट्रेस मौजूद नहीं है वाई और सी में, ये चीज समझने वाली है। और नॉर्मल मेटल्स के अंदर ये रेशियो 0.33 होता है। मुख्तलिफ मटेरियल्स में ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जहां सिंपल हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता कि एक डायरेक्शन में अगर